हेलो एंड वेलकम इन फार्मापीडिया क्लासेस। आज हम अपने फार्मेसी का एक नया सब्जेक्ट पढ़ना चालू करेंगे। उस सब्जेक्ट का नाम है फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस। इसका लेक्चर नंबर 1 पढ़ेंगे और ये सब्जेक्ट काफ़ी मज़ेदार है क्योंकि इसके अंदर हम जो एक्ट है, जो कानून है, जो फार्मेसी को कंट्रोल करते हैं, जो फार्मा सेक्टर को कंट्रोल करते हैं वर्ल्ड में और जो इंडिया में जो कानून है उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे। जूरिस्प्रूडेंस का मतलब क्या रहता है? स्टडी ऑफ लीगल एस्पेक्ट। लीगल एस्पेक्ट मतलब वो जो कानूनी जो एक्ट है, जो लॉ है, जो अपने फार्मेसी प्रोफेशन को कंट्रोल करते हैं। अपना जो प्रोफेशन है फार्मेसी प्रोफेशन, फार्मास्यूटिकल प्रोफेशन, ये हाईली रेगुलेटेड, हाईली कंट्रोल प्रोफेशन है। क्योंकि अगर इसको हम कंट्रोल नहीं करेंगे, गवर्नमेंट इस प्रोफेशन में इंटरफेयर नहीं करेगी, तो बहुत सारे ड्रग का मिस यूज हो सकता है। जैसे बहुत सारी ड्रग का मतलब बहुत सारी ऐसी ड्रग है जैसे ओपीएम है, या फिर हम बात करते हैं मॉर्फिन वगैरह, ये जितनी बहुत सारी ड्रग है उनका मिस यूज होना चालू हो जाएगा। और वो अगर ड्रग को अगर एक डोज में लिया जाए तो अच्छा इफेक्ट देती है, बट उसको हाई डोज में लिया जाए या उसको मिस यूज किया जाए तो वो हार्मफुल इफेक्ट कोज करती है। इसीलिए फार्मास्यूटिकल सेक्टर हाईली रेगुलेटेड सेक्टर है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कौन कौन से एक्ट है जो पास हुए थे। तो सबसे पहला जो एक एक्ट था वो था ओपीएम एक्ट। तो ये 1857 में ये एक्ट पास हुआ था। तो आपको बस ये डेट याद रखनी है। इसके बाद फिर से एक ओपीएम एक्ट पास हुआ था, वो ज़्यादातर पूछते नहीं, एक बार आप देख लेना। वो 19 के टाइम एक फिर से ओपीएम एक्ट पास हुआ था, पर आपको ओपीएम एक्ट 1857 जरूर याद रखना है। और 1857 में तो आपको पता है इंडिया में क्या हुआ था। अगर आपको पता नहीं है या पता है तो आप सर्च करके जैसे करके जान के मेरे को कमेंट करके बताना। 1857 में कुछ बड़ा इवेंट हुआ था इंडिया की हिस्ट्री के अंदर। इसके बाद पॉइजन एक्ट। अभी जो पॉइजन एक्ट है, पहले क्या रहता था कि हमें लगता था ओपीएम ही थोड़ा हार्मफुल है तो इसको कंट्रोल करना ज़रूरी है। तो इसकी खेती कौन कौन करेगा, इसलिए कैसे होगी खेती, कैसे कलेक्शन होगा इसका, कहाँ पे बेचा जाएगा, उसके लिए ओपीएम एक्ट बनाया गया। बट उसके बाद पता चला बहुत सारे ऐसे और भी केमिकल है, सिर्फ ओपीएम नहीं, ओपीएम के सिवा काफ़ी सारे ऐसे सब्सटेंस है जो हार्मफुल इफेक्ट कोज करते हैं। तो इसीलिए 1990 में पॉइजन एक्ट आया। तो आपको पॉइजन एक्ट की डेट याद रखनी है। 1919 में आया था और ये एग्ज़ाम में पूछा हुआ है, फार्मेसी जैसे एग्ज़ाम में इसकी डेट आती है। उसके बाद ओपीएम एक्ट के बाद भी कुछ और सब्सटेंस से जो हार्मफुल थे, और इससे जो पुराने जो एक्ट थे, जो कानून थे, उनको और चेंजेस करने की रिक्वायरमेंट थी। तो फिर वो डेंजरस एक्ट आया, ये भी 1930 में आया था। तो ये भी डेट आपको याद रखना है। इसके बाद ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, ये इंडिया का मेजर एक्ट है जो फार्मेसी या फार्मा सेक्टर को रेगुलेट करता है। तो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट है जिसको डीएनसी एक्ट बोलते हैं। ये एक्ट कब आया? तो 10 अप्रैल 1940 में आया था। और इस एक्ट के जो रूल्स है, रेगुलेशन रूल्स है, वो आए थे 1945 में। तो ये दोनों एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। जीपेट जैसे एग्जाम में, फार्मासिस्ट के, ड्रग इंस्पेक्टर के, सभी एग्जाम में इस एक्ट के बारे में बहुत बार पूछा गया है और इस एक्ट के बारे में हम डिटेल से भी पढ़ेंगे। इसके बाद फार्मेसी एक्ट कब आया? तो फार्मेसी एक्ट का आया था 4 मार्च 1948। और फार्मेसी एक्ट में ये रिकमेंडेशन थी कि एक फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया होना चाहिए और स्टेट फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया होना चाहिए। तो जस्ट 1980-40 के बाद एक साल बाद पीसीआई का इस्टेब्लिशमेंट हुआ। तो क्वेश्चन आता है कि पीसीआई का इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का? तो 1949 में। फार्मेसी एक्ट आया था 1948 में और पीसीआई का इस्टेब्लिशमेंट कब हुआ? 1949 में। तो ये डेट आप 2-3-4 बार याद करोगे, कन्फर्म आपको अच्छे से याद हो जाएगी और कभी नहीं भूलोगे। इसके बाद ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट। तो देखो इंडिया में क्या रहता था, पहला जो सिस्टम था 19 वाला टाइम, जो 18 वाला टाइम, वहाँ इंडिया मैजिक पे ज़्यादा बिलीव करता था। लोग कुछ मैजिक वाला कुछ रेमेडीज ऐसी देते थे जिसमें मैजिक, कुछ स्मोक रहता था, पंडितों से मतलब उनके जो इलाज थे, नुस्खे थे, उनसे इलाज चलता था। तो वो सब फेक चीज़ें थी। तो उसको कंट्रोल करने के लिए ड्रग एंड मैजिक रेमेडी एक्ट आया था 1944 में। और ये भी कंट्रोल करता है कि कौन कौन सी एडवर्टाइजमेंट जो मेडिसिन की, हम जैसे कोई भी कंपनी मॉर्फिन या फिर किसी ऐसी जो एडिक्शन कोज करती है, ऐसी ड्रग की एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकती पब्लिक में, एक लार्ज पॉपुलेशन में। तो उसको कंट्रोल करने के लिए ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट आया था। तो ये भी आपको याद रखना है 1954 में। इसको भी हम अच्छे से पढ़ेंगे तब आपको अच्छे से समझ में आएगा।
फिर है मेडिकल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट 1955 एंड रूल्स इसके आए थे 1956 में। तो ये मेडिकल टॉयलेट प्रिपरेशन क्या है, ये जो अल्कोहल का जो प्रिपरेशन हो रहा है इंडस्ट्री में, जो अल्कोहल यूज़ हो रहा है, तो ये अल्कोहल भी हार्मफुल है। तो इसके भी बहुत सारे कॉन्सिक्वेंस है, बहुत सारी इसके साइड इफ़ेक्ट्स रहते हैं। तो ये अल्कोहल भी, इसको अब कंट्रोल, इसका मैन्युफैक्चरिंग, इसका डिस्ट्रीब्यूशन, इसको भी गवर्नमेंट क्या कंट्रोल करना चाहती थी, रेगुलेट करना चाहती थी। तो उसके लिए जो एक्ट आया वो है मेडिकल टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट। अगर आप फार्मास्यूटिकल कोई कंपनी बना रहे हो जिसमें आप अल्कोहल का प्रिपरेशन कर रहे हो या अल्कोहल बना रहे हो, अल्कोहल का यूज़ कर रहे हो, तो आपको मेडिकल टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट के कुछ रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ेगा। वो सब हम पढ़ेंगे इस एक्ट के बारे में, जब डिटेल में पढ़ेंगे तब हम देखेंगे। इसके बाद मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971 और इसके रूल्स आए थे 1975, और इसके बारे में एग्जाम में बहुत बार पूछा हुआ है। ये एक्ट कब आया, डेट बहुत बार पूछी जाती है। तो 1971 आपको याद रखना है। इसके रूल्स आए थे 1975 में। एक्ट पहले आता है, रूल्स उसके बाद आते हैं हमेशा। तो याद रखना है, मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी एक्ट किसको बताता है कि इंडिया में पहले क्या रहता था, लड़की होती थी तो पता चल जाता था, अगर पहले तो अबॉर्शन करा देते थे, लड़की को गिरा देते थे। कई बार ऐसे कॉन्सिक्वेंस इंडिया में कॉमन है। तो वो जो चीज़ों को रोकने के लिए, उस चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट आया था। मतलब प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने की कुछ कंडीशन है, उस कंडीशन में ही डॉक्टर प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर सकता है, उसके सिवा नहीं कर सकता। और कौन सा डॉक्टर कर सकता है, ये सब रूल्स रेगुलेशन आए थे। और इसका अभी रिसेंट अमेंडमेंट हुआ इस एक्ट के अंदर, उसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। आप मेरे प्लेलिस्ट में जाओगे तो आपको वीडियो ज़रूर मिलेगा। इसके बाद नार्कोटिक एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट। तो हमने ये मेडिसिन, ये ड्रग, पॉइजन के एक्ट हमने पीछे देखे। पॉइजन एक्ट 1919 में आया, डेंजरस एक्ट 1930 में, ओपीएम 1857 में। उसी के सीक्वेंस में आगे देखा बहुत सारे ऐसे सब्सटेंस है जो हार्मफुल इफेक्ट कॉज करते हैं। तो फाइनली जो पुराने जो एक्ट थे उनमें कुछ नए चेंजेस लाने थे और ड्रग इन्वॉल्व करनी थी और नए रूल्स रेगुलेशन लाने थे। इसीलिए जो नेक्स्ट उनका जो नया एक्ट आया वो है नार्कोटिक एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट। तो इसके अंदर सारे नार्कोटिक और साइकोट्रोपिक, जो माइंड, दिमाग के ऊपर जो असर करने वाली जो मेडिसिन देती है, उनका ये एक्ट है। इनका इम्पोर्ट, इनका मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसपोर्टेशन, ये सब रेगुलेटेड होता है गवर्नमेंट के थ्रू। हम विदाउट लाइसेंस, विदाउट परमिशन हम इसका मैन्युफैक्चरिंग, सेलिंग कुछ भी नहीं कर सकते। ये इस एक्ट के बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन है और बहुत ही स्ट्रॉन्ग ये एक्ट है। अगर पनिश हो जाते हैं तो कई बार डेथ पेनल्टी भी आती है। तो नार्कोटिक साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट ये 1985 में आया था, ये आपको याद रखना है। अभी आपने मुंबई में बहुत सारे केस देखे थे, बहुत सारे एक्टर्स वगैरह फंसे थे, तो वो इसी एक्ट के थ्रू ही उनको सज़ा होती है। तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग एक्ट है। इसके ऊपर छोटी मोटी अदालत बीच में इंटरफेयर भी नहीं करती, इजीली बेल भी नहीं मिल पाती। इसके बाद ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर 1995 में आया था। तो ये एक्ट नहीं है, ये क्या है कि ये ऑर्डर है। ये ऑर्डर दिया गया है कि आपको जो इसेंशियल मेडिसिन है, जो हर इंसान को लाइफ में चाहिए, जैसे फीवर की मेडिसिन है, कफ की मेडिसिन, बहुत सारी ऐसी मेडिसिन जो नॉर्मल लाइफ में हर किसी इंसान को ज़रूरत पड़ती है, तो उसकी जो प्राइस है, उस प्राइस की एक लिमिट तक आप फार्मा कंपनी बढ़ा सकती है। उससे ज़्यादा उसकी प्राइस बढ़ा नहीं सकती, क्योंकि ये इसेंशियल है, कमोडिटी के लिए ये रिक्वायरमेंट ज़्यादा है। तो उसकी प्राइस कंट्रोल करने के लिए एक ऑर्डर आया था 1995 में। इसके जस्ट बाद नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी बनी थी। तो ये 1997 में बना था, याद रखना। तो ये जो नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी, जिसको NPPA बोलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें इन्होंने कुछ ड्रग को इंक्लूड किया था, कुछ 500-600 ड्रग थी, कि उन ड्रग का रेट नहीं बढ़ाया जा सकता, उसको प्राइस को कैसे कंट्रोल किया जाना चाहिए वो सब इसके अंदर आता है। तो ये हो गया। इसके बाद हम इंडियन फार्माकोपिया, जो इंडिया की जो स्टैंडर्ड बुक है जिसको हम फॉलो करते हैं, जैसे ब्रिटेन में ब्रिटिश फार्माकोपिया रहती है, USP फार्माकोपिया US में रहती है, इंटरनेशनल फार्माकोपिया भी है। तो इंडिया में जो भी चीज़ें फॉलो होती है वो IP के अकॉर्डिंग होती है। तो अगर कोई फार्मा कंपनी इंडिया में मेडिसिन बनाती है, इंडिया में मार्केट में ड्रग को सेल करना चाहती है, तो उसको IP फॉलो करना ज़रूरी है, इंडियन फार्माकोपिया।
तो इंडियन फार्माकोपिया क्या है, ये हमेशा अपडेट होती रहती है, इसके नए नए एडिशंस आते रहते हैं। तो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि पहला एडिशन कब आया, दूसरा कब आया, रिसेंटली एडिशन कौन सा आया हुआ है, तो उसके बारे में क्वेश्चन रैंडमली आते रहते हैं एग्जाम में। जूरिस्प्रूडेंस में ज़्यादातर क्वेश्चन 2-3 ही रहते हैं, बट वो क्वेश्चन इजी होते हैं। अगर आपने 1-2 बार इस सब्जेक्ट को पढ़ा है तो वो ईजीली आपको क्वेश्चन कर लेते हो। जैसे कि पहला एडिशन आईपी का 1955 में आया था, ये आपको याद रखना है। इसके बाद इसका जो सेकंड एडिशन है वो 10 साल बाद आया था 1966 में। फिर इसका जो नेक्स्ट जो एडिशन है वो कम से कम 20 साल बाद आया था, थर्ड एडिशन, वो है 1985 में। और इसी साल एक और एक्ट आया था जो हमने पढ़ा था, वो कौन सा एक्ट आप बताओ? नारकोटिक एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट। इसी तरह फिर फोर्थ एडिशन ऑफ आईपी 1996 में 10 साल बाद आया। इसके बाद फिफ्थ एडिशन ऑफ आईपी 2007 में आया। फिर इसका सिक्स एडिशन आया 2010 के अंदर आया। फिर इसका 8 एडिशन आया 2014 में। और अभी से रिसेंटली 9th एडिशन आया था 2018 में, जो ऑरेंज कलर की 4 इसके वॉल्यूम है। कई बार एग्जाम वॉल्यूम के ऊपर भी क्वेश्चन आते हैं, जैसे आईपी फर्स्ट आईपी के 2 वॉल्यूम थे, तो अब वॉल्यूम पे इतने क्वेश्चन नहीं आते हैं। लास्ट वाली के 4 वॉल्यूम है, ये आपको याद रखना है। उस बुक का कलर ऑरेंज कलर का, ये भी आपको याद रखना है। और बाकी जितने एडिशन, इनकी डेट जरूर याद रखना। 1955, फिर 66, फिर 1985, 1996, 2007, 2010, 2014 एंड 2018। तो ये 2-3-4 बार लिख के याद करोगे तो फिर आप ये कभी नहीं भूलोगे, और एग्ज़ाम से कुछ दिन पहले एक बार और देख के जाओगे तो और भी कॉन्फिडेंट आ जाएगा एग्ज़ाम में। और इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं। फिर है इसेंशियल कमोडिटी एक्ट। तो इसी के अंदर ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर आया था 1995 वाला। तो ये जो इसेंशियल कमोडिटी एक्ट है, ये कब आया था? ये 1955 में आया था। अब ये इसेंशियल कमोडिटी एक्ट का मतलब क्या है? तो इसका मतलब ये है कि गवर्नमेंट के चाह रही है कि वो जो चीज़ें खाने पीने की या मेडिसिन, वे जो चीज़ें जो अपने जो नॉर्मल जो इंडिया की जो जनता पॉपुलेशन जो लोग हैं, कमोडिटीज़ है, उनके लिए वो बहुत ही ज़्यादा इसेंशियल है। अगर वो चीज़ उनको नहीं मिलेगी तो अपनी कमोडिटी में काफ़ी सारे लोग मर जाएंगे। तो इसलिए उनकी प्राइस कंट्रोल करना बड़ा इम्पोर्टेंट है। सपोज करो अपने जो गेहूँ जो 30-40 रुपये किलो मिल रहे हैं, अगर उसका 1000 रुपये किलो गेहूँ हो जाएगा तो काफ़ी सारे लोग भूखे मर जाएंगे। तो उनकी प्राइस कंट्रोल करना बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो वो सब हम किस में आता है? इसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट के अंदर आता है। इसके अंदर क्या लॉ रहते हैं, क्या इसके कानून रहते हैं, वो सब इस एक्ट के अंदर है। इसके बाद प्रोडक्ट पेटेंट एक्ट तो 1970 में आया था, उसका रिसेंटली अपडेशन आया था 2005 में। ये दोनों डेट आपको याद रखनी है। फिर है आर.एन. चोपड़ा कमेटी। तो हुआ क्या था कि जब 19 का टाइम था तो 1930 में एक आर.एन. चोपड़ा थे, उन्होंने एक कमेटी बनाई और सरकार को बोला कि हमें जो ये जो फार्मास्यूटिकल सेक्टर है इंडिया का, इसको कंट्रोल करना चाहिए, इसमें कुछ नए चेंजेस होने चाहिए। तो उन्होंने एक कमेटी ने एक बहुत बड़ा उन्होंने अपने पॉइंट दिए थे, अपने व्यूज़ दिए थे गवर्नमेंट को, ऐसा ऐसा इसके अंदर होना चाहिए, एक एक्ट पास होना चाहिए ये। तो ये जो आर.एन. चोपड़ा कमेटी कब इस्टेब्लिश हुई थी? वो 1930 में हुई थी। तो इन्होंने ही रिकमेंड किया था गवर्नमेंट को कि ड्रग और कॉस्मेटिक को कंट्रोल करने वाला एक एक्ट होना चाहिए। तभी 1940 में ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट आया था। इन्होंने ही बोला था कि फार्मेसी काउंसिल होना चाहिए। तो ये सब इनके रिकमेंडेशन थे गवर्नमेंट को कि ऐसा ऐसा चीज़ें होनी चाहिए। तो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि आर.एन. चोपड़ा कमेटी कब आई थी? 1930 में। और 1930 में ही डेंजरस एक्ट आया था, ये भी आपको याद रखना है। फिर ड्रग बिल वाज इंट्रोड्यूस इन 1931। तो ये ड्रग बिल ये चोपड़ा कमेटी का ही रिकमेंडेशन था, इन्होंने ही बोला था। तभी 1931 में क्या आ गया था? ड्रग बिल वाज इंट्रोड्यूस किया गया था। इसी बाद ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, ये 2000 में आया था। ये आपने पढ़ा होगा, वैसे एग्जाम में इसके बारे में पूछते नहीं है। इसके बाद डॉली से फर्स्ट क्लोन कब बना था? ये हमने 11th 12th में 9th 10th में पढ़ा था 1994 में। तो ये कुछ डेट्स हैं, इनको आपको याद करना पड़ेगा 2-3-4 बार। तो इनके ऊपर रैंडमली क्वेश्चंस आते हैं और ये कोई डिफ़िकल्ट नहीं है। अगर आप 3-4 बार पढ़ लोगे, फिर 2-3 महीने बाद फिर से एक बार देख लोगे, तो फिर ये चीज़ें भूल ही नहीं सकते। ये मैंने बी फार्मा के टाइम पढ़ी थी और तब से मुझे याद है, अभी तक मुझे याद है। तो 2-3 बार रिविज़न करना पड़ता है, ईजिली याद हो जाती है। अब हम पढ़ेंगे फार्मेसी एक्ट के बारे में। तो ये अपने फार्मेसी एक्ट, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट हम इसके बाद पढ़ेंगे, पहले हम फार्मेसी एक्ट पढ़ते हैं। वैसे पढ़ना पहले ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट चाहिए, बट मैंने फार्मेसी एक्ट की पीपीटी बना दी थी
तो मैंने सोचा पहले यही पढ़ा देता हूँ। तो ये जो फार्मेसी एक्ट है ये पास कब हुआ था, तो ये अपने पार्लियामेंट के अंदर, लोकसभा राज्यसभा के अंदर ये बिल पास हुआ था 4 मार्च 1948। जो भी ये कानून वानून बनते हैं तो इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ रहता है कि अपने जो राज्यसभा है और जो लोकसभा है, तो इन दोनों यहाँ पे इनकी वोटिंग होती है। जब ये सरकार जो पावर में है, जो गवर्नमेंट, वो बिल इंट्रोड्यूस करती है, जब वो बिल इंट्रोड्यूस करती है तो उसके ऊपर वोटिंग होती है। जितने भी एमपी वगैरह रहते हैं वोट करते हैं, तो फाइनली मेजोरिटी के साथ वो बिल पास हो जाता है। तो तब हम बोलते हैं ये बिल पास हुआ था। तब वो जो कानून है, वो एक्ट है, पूरे देश पे लागू हो जाता है। तो ये जो फार्मेसी एक्ट है ये 4 मार्च 1948 में ये एक्ट लागू हुआ था। इसके बाद इसके मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, ये एक्ट क्यों पास हुआ, तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि रेगुलेट करना है फार्मेसी प्रैक्टिस को इन इंडिया में। और इसी एक्ट को हम एक्ट नंबर 8 बोलते हैं। 8वें नंबर का ये एक्ट था 1948 का। 1948 में जितने भी एक्ट पास हुए थे तो उसमें ये 8वें नंबर का जो एक्ट था ये फार्मेसी एक्ट था। तो ये आपको याद रखना है। इसका मेन काम यही पर्पस था कि फार्मेसी प्रैक्टिस को क्या करना है, रेगुलेट करना है। ऐसा नहीं है कि इस सिंपल कहने का मतलब यही है कि फार्मेसी मतलब जो मेडिसिन सेल करता है वो हाईली एजुकेट पर्सन होना चाहिए, उसके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए, मिनिमम ऐसा क्वालिफिकेशन होना चाहिए जो ड्रग को सेल कर पाए। हर कोई इंसान नहीं कर सकता ड्रग को, क्योंकि आपको पता है कि अगर रॉन्ग ड्रग किसी रॉन्ग पेशेंट को उसने सेल कर ली, डॉक्टर ने कुछ और लिखा था और फार्मेसी जिसका कोई एजुकेशन नहीं था उसने गलत दवा दे दी, तो डायरेक्टली पेशेंट की लाइफ को हार्म इफेक्ट हो सकता है, पेशेंट मर भी सकता है। तो इसलिए इसको रेगुलेट करना बहुत ज़रूरी था, इसीलिए फार्मेसी एक्ट आया था। और इसके अंदर 5 चैप्टर है इस पूरे एक्ट के अंदर और 46 सेक्शन है। तो ये जितने भी एक्ट रहते हैं, जितने भी लॉ रहते हैं, होता है क्या, ये एक ड्राफ्ट होता है कागज़ में लिखा हुआ, उसमें कुछ चैप्टर रहते हैं, उस चैप्टर के अंदर कुछ सेक्शन रहते हैं, फिर उस सेक्शन में अलग अलग कानून रहते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट को, कोर्ट को वो फॉलो करने पड़ते हैं। एक टाइप का ये क्या है, ड्राफ्ट है। तो पूछते हैं कि फार्मेसी एक्ट के अंदर कितने चैप्टर हैं, तो 5 चैप्टर हैं। और कितने सेक्शन है, तो 46 सेक्शन है। और ये आपको याद रखना है, और ये एग्जाम में पूछते हैं। फार्मेसी एक्ट के अंदर 5 चैप्टर और 46 सेक्शन है। इसी तरह हम ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट पढ़ेंगे तो उसके अंदर कुछ चैप्टर रहते हैं, कुछ सेक्शन रहते हैं। जितने भी एक्ट पढ़ेंगे इंडिया के, उन सब में यही फंडा रहता है। तो ये 5 चैप्टर कौन कौन से, तो पहला जो चैप्टर है वो इंट्रोडक्टरी चैप्टर है। इसमें पूरे एक्ट का ऊपर से सब बताया जाएगा। इसका एक्ट लाने का पर्पस क्या है, पूरा इसका इंट्रोडक्शन देंगे, किस तरह से कंट्रोल करेंगे, तो ये सब इंट्रोडक्टरी के अंदर आता है। तो ये जितने चैप्टर हैं, इन सारे चैप्टरों के अंदर सेक्शन डिवाइड किए हुए हैं। जो हमने 46 सेक्शन पढ़े हैं, वो सारे सेक्शन कहाँ पे आते हैं, सारे सेक्शन आते हैं इन 5 चैप्टरों के अंदर। तो जैसे कि चैप्टर फर्स्ट, इसके अंदर सेक्शन 1 सेक्शन 2 आता है। तो हमें सेक्शन 1 कौन सा, सेक्शन 2 कौन सा, ये सब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ये एग्जाम में नहीं पूछते इतना डिटेल में। पर आपको याद रखना है कि चैप्टर फर्स्ट क्या है, इंट्रोडक्शन के बारे में, वो इस एक्ट का पूरा इंट्रोडक्शन देता है। और अगर आप पढ़ना तो गूगल में पढ़ सकते हो, इंट्रोडक्शन में क्या क्या चीज़ें उन्होंने बताई है। इसके बाद चैप्टर 2, तो चैप्टर 2 बताता है फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, जो अपनी PCI है, सेंट्रल PCI, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया। तो इसके बारे में ये पूरा चैप्टर बताता है। इसमें बताता है इसके कितने मेंबर होने चाहिए, इसका कंपोजिशन कैसा होना चाहिए, ये कैसे इलेक्ट होते हैं इसके लोग, एवरी 5 ईयर में फिर से रिकॉन्स्टिट्यूट करना है, इसको फिर से बनाना है, फार्मेसी काउंसिल में ये काम कैसे करेगी, ये सब कुछ इस चैप्टर में बताया हुआ है। तो इसके अंदर बहुत सारे सेक्शंस है, तो हमें सारे सेक्शन नहीं पढ़ने। 46 सेक्शन है, उसमें काफ़ी सारे सेक्शन चैप्टर 2 के अंदर आते हैं। जैसे हमें याद रखना है जो सेक्शन 3 है वो क्या है, वो बताता है कॉन्स्टिट्यूशन और कंपोजिशन ऑफ सेंट्रल फार्मेसी काउंसिल का। मतलब इसके अंदर मेंबर कितने रहेंगे, कहाँ से इलेक्टेड आएंगे, कहाँ से नॉमिनेटेड मेंबर है, कौन से एक्स ऑफिशियो मेंबर है, वो सब कितने रहते हैं, वो सब कौन बताता है, सेक्शन 3 के अंदर इसके अंदर लिखा हुआ है। तो ये सेक्शन 3 आपको याद करना पड़ेगा। चैप्टर 2 का नाम तो याद करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया को बताता है। इसके बाद सेक्शन 5 क्या बताता है, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट ऑफ सेंट्रल काउंसिल। तो ये बताता है कि सेक्शन 5 बताता है कि फार्मेसी काउंसिल के अंदर एक प्रेसिडेंट होता है और एक वाइस प्रेसिडेंट रहता है, उनका इलेक्शन कैसे होता है, उनकी पावर्स क्या क्या है, वो सब इस सेक्शन में लिखा हुआ है, सेक्शन 5 के अंदर। फिर सेक्शन 10 है, वो बताता है एजुकेशन रेगुलेशन। तो ये आपको याद रखना है कि एजुकेशन जो रेगुलेशन है वो कौन सा बताता है, सेक्शन 10। जो 46 सेक्शन थे उसमें से सेक्शन 10 क्या बताता है, इंडिया में फार्मेसी का एजुकेशन कैसा होना चाहिए। जैसे मिनिमम D फार्मा होना चाहिए, फिर B फार्मा, M फार्मा, D फार्मा का सिलेबस क्या होना चाहिए, ये सब सेक्शन 10 के अंदर है।
सेक्शन 12 क्या बताता है? अप्रूव्ड कोर्स मतलब सेक्शन 12 बताता है डी फार्मा, बी फार्मा, एम फार्मा के बारे में, और इनके एग्ज़ाम कैसा होना चाहिए, एग्जामिनेशन में क्या क्या पेपर होने चाहिए, कौन कौन से सब्जेक्ट होने चाहिए, ये सेक्शन 12 बताता है। ये एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा हुआ है, ये आपको याद करना पड़ेगा। अगर आप ड्रग इंस्पेक्टर जैसे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको ये सब चीज़ें पढ़नी पड़ेगी। मैंने यूपीएससी ड्रग इंस्पेक्टर का जो रिटन एग्ज़ाम है वो मैंने क्लियर किया था, ये 2019 में एग्ज़ाम हुआ था इसका। तो अगर आप यूपीएससी ड्रग इंस्पेक्टर जैसे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आपको ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए, और ये सब मुझे चीज़ें पड़ी हुई थी मेरी, तभी मैं आपको ये बता रहा हूँ। तो ये सब चीज़ें याद करनी पड़ेगी आपको। अब चैप्टर 3 में बताता हूँ। चैप्टर 3 बताता है स्टेट फार्मेसी काउंसिल का। चैप्टर फर्स्ट था इंट्रोडक्टरी, चैप्टर 2 था सेंट्रल फार्मेसी काउंसिल, जिसको फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया बोलते हैं। उसके अंदर बहुत सारे सेक्शन है, बट हमने इंपॉर्टेंट 4 सेक्शन के बारे में पढ़ा। फिर हम पढ़ेंगे चैप्टर 3 के बारे में, वो स्टेट फार्मेसी काउंसिल के बारे में बताता है कि अपने इंडिया के अंदर 28 जो स्टेट है, तो उन सभी स्टेट के अंदर एक फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया होनी चाहिए। अभी 28 तो इंडिया के अंदर फार्मेसी काउंसिल नहीं है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि 2 स्टेट के बीच में एक फार्मेसी काउंसिल होती है। जैसे पंजाब और हरियाणा के बीच में एक ही फार्मेसी काउंसिल है, तो वहाँ पे जॉइंट फार्मेसी काउंसिल भी बोलते हैं। तो ये स्टेट फार्मेसी काउंसिल कौन सा चैप्टर में? चैप्टर 3 के अंदर है। इसके अंदर बहुत सारे सेक्शन आते हैं, जैसे कि सेक्शन नंबर 19, तो ये बताता है कॉन्स्टिट्यूशन एंड कंपोजिशन ऑफ स्टेट फार्मेसी काउंसिल, तो ये आपको याद नहीं करना है। फिर सेक्शन 2 क्या बताता है? इंटर स्टेट एग्रीमेंट। अब ये क्या बताता है कि 2 स्टेट के बीच में क्या क्या एग्रीमेंट हुआ है फार्मेसी काउंसिल को रिलेटेड क्या है। जैसे कि राजस्थान का कोई फार्मासिस्ट है, वो गुजरात में रजिस्टर कराना चाहता है, तो गुजरात का कोई राजस्थान में रजिस्टर कराना चाहता है। इनके रिलेटेड जो भी कानून, रूल्स, रेगुलेशन रहते हैं वो सेक्शन 20 के अंदर आते हैं। सेक्शन 21 क्या बताता है? कंपोजिशन ऑफ जॉइंट स्टेट फार्मेसी काउंसिल, मतलब 2 स्टेट के बीच में एक सिंगल काउंसिल है। तो जैसे पंजाब और हरियाणा के बीच में एक फार्मेसी काउंसिल है चंडीगढ़ के अंदर, तो उनके अंदर कैसे कैसे मेंबर रहेंगे, कौन से स्टेट से कितने मेंबर इलेक्टेड होके आएंगे, कौन से स्टेट से कितने मेंबर इलेक्टेड होके आएंगे, वो सब किसके अंदर है? सेक्शन 21 के अंदर है। इसके बाद हम पढ़ेंगे चैप्टर 4 के बारे में, वो बताता है रजिस्ट्रेशन ऑफ फार्मासिस्ट। तो इसके अंदर बहुत सारे सेक्शन है। तो अभी आपको पता है कि फार्मेसी काउंसिल का मेन रोल क्या है? रजिस्टर करना फार्मासिस्ट को। जब कोई लड़का डी फार्मा, बी फार्मा कर लेता है तो उसका रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है, आप लोगों ने भी करवाया होगा। तो रजिस्ट्रेशन के रिलेटेड जो भी लॉ कानून है वो चैप्टर 4 के अंदर है। अगर कोई फ्यूचर में कुछ प्रॉब्लम आ गई किसी के रजिस्ट्रेशन से, तो हम क्या करेंगे? जैसे कोई सपोज करो मेरा रजिस्ट्रेशन नहीं किया फार्मेसी काउंसिल वालों ने, तो मैं जाके कोर्ट में जाके केस करूँगा, तो फाइनली जज वगैरह वो लोग क्या देखेंगे? वो फाइनली देखेंगे एक्ट कौन सा है ये, तो ये फार्मेसी एक्ट है। फार्मेसी एक्ट में जो रजिस्ट्रेशन के रिलेटेड जो इश्यू आता है, उसके जो कानून, लॉ, रेगुलेशन है कौन से चैप्टर में, तो चैप्टर नंबर 4 खोलेंगे, फिर उसके सेक्शन देखेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग ऐसे ऐसे चीज़ें देखी जाती है। तो देखो ये चैप्टर नंबर 4 है, रजिस्ट्रेशन ऑफ फार्मासिस्ट। तो इसके अलग अलग सेक्शन है, जैसे सेक्शन 29, इसमें क्या है? प्रिपरेशन एंड मेंटेनेंस ऑफ रजिस्टर। तो जितने भी लड़कों का रजिस्ट्रेशन होता है फार्मासिस्ट में, तो उनका एक रजिस्टर मेंटेन किया जाता है फार्मेसी काउंसिल के द्वारा। वो कैसे मेंटेन करना है, उनके डेटा कैसे, क्या क्या डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, क्या क्या चीज़ें, उसके नंबर कैसे, जो फार्मेसी का रजिस्ट्रेशन नंबर आता है वो कैसे बनाना है, कैसे जनरेट करना है, वो सब चीज़ें सेक्शन 29 के अंदर है। इसके बाद सेक्शन 30 क्या है? प्रिपरेशन ऑफ फर्स्ट रजिस्ट्रेशन। तो अभी रहता क्या है कि हर स्टेट फार्मेसी काउंसिल वो क्या करती है? फर्स्ट रजिस्ट्रेशन करती है। जैसे आप गुजरात के हो, तो अगर आपका रजिस्ट्रेशन करवाना है फार्मेसी काउंसिल में, तो सबसे पहले आपका स्टेट फार्मेसी काउंसिल में रजिस्ट्रेशन होता है। उस जो स्टेट फार्मेसी काउंसिल आपका रजिस्ट्रेशन मेंटेन करती है, उस रजिस्ट्रेशन को क्या बोलते हैं? फर्स्ट रजिस्टर बोलते हैं। तो फर्स्ट रजिस्टर कौन करता है? स्टेट करती है। तो ये सब किसके अंदर लिखा हुआ? सेक्शन 30 के अंदर। सेक्शन 31 है वो क्वालिफिकेशन फॉर एंट्री ऑफ फर्स्ट रजिस्ट्रेशन, मतलब आप स्टेट के अंदर रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हो तो उसके लिए क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए? डी फार्मा मिनिमम होना चाहिए। फिर उसके बाद 500 आवर की प्रैक्टिस होनी चाहिए, आपको ट्रेनिंग होनी चाहिए। उस ट्रेनिंग में 250 आवर आपको डिस्पेंसिंग की ट्रेनिंग होनी चाहिए। ये सारे कानून वगैरह किसके अंदर है? सेक्शन 31 के अकॉर्डिंग। फिर है सेक्शन 36, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर किसी इंसान का रजिस्ट्रेशन कैंसिल करना है, उसको रिमूव करना रजिस्ट्रेशन, तो उसके जो कानून, लॉ वगैरह है वो कहाँ पे? सेक्शन 36। यहाँ पे भी एक रजिस्टर मेंटेन रहता है, किन किन लोगों का हमने रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया है, वो सेक्शन 36 के अंदर आता है, ये याद रखना है। फिर चैप्टर 5 क्या है? मिसलेनियस है। तो कुछ नए
कानून वगैरह कुछ नई चीज़ें जो इश्यूज आते हैं तो उनके रिलेटेड सारी जो इन्फॉर्मेशन वो किसके अंदर है, सेक्शन चैप्टर 5 के अंदर। तो आपको पांचों चैप्टर के नाम याद रखना, इंट्रोडक्टरी, स्टेट फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया, फिर स्टेट फार्मेसी काउंसिल, फिर रजिस्ट्रेशन ऑफ फार्मासिस्ट, फिर मिसलेनियस। इसके बाद कुछ ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है, 46 सेक्शन तो मैं नहीं बता सकता, पर ये 10 एक सेक्शन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और इनके बारे में एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए मैंने आपको ये बताया है। आज के वीडियो में हम इतना ही पढ़ेंगे क्योंकि 25 मिनट का वीडियो ऑलरेडी हो चुका है। नेक्स्ट जो अपना वीडियो आएगा वो आएगा फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के बारे में और स्टेट फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया के बारे में। तो फिर अपना फार्मेसी पूरा हो जाएगा। फिर हम ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट पढ़ेंगे, फिर इसके बाद नारकोटिक एक्ट, साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट, फिर हम ये मेडिकल टर्मिनेशन प्रेगनेंसी ऑफ एक्ट पढ़ेंगे, ड्रग प्राइस ऑर्डर भी पढ़ेंगे, और भी जो इम्पोर्टेंट है ये मैजिक रेमेडीज़ एक्ट है, मेडिकल टॉयलेट प्रिपरेशन एक्ट है, जितने भी इम्पोर्टेंट एक्ट है सारे हम एक बार देखेंगे ताकि आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन मिल पाए। थैंक यू सो मच मेरा वीडियो देखने के लिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, कमेंट करो। थैंक यू।